Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 15 जनवरी 2025 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। जैसे आप लिखोगे मेरा चैनल मिल जाएगा जहाँ पे 80,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और उस चैनल को आप भी जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, डेली बेसिस पे वहाँ पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है क्यूबा को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियोस दोस्तों रोज आपके लिए रेडी किए जा रहे हैं, इन वीडियोस का जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो आपको एग्जाम में पता चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया जाता है। दूसरी जगह पे मुझे नहीं पता कहीं पर भी कुछ स्किप करो या ना करो, इस चैनल पे आप कुछ भी स्किप नहीं करने वाले, क्योंकि भले ही यहाँ पर आर्टिकल्स आगे पीछे थोड़े से हो जाता है। आपको पता है मेरे चैनल पे ये चीज़ है कि मान लो कोई टॉपिक कल था और बहुत इंपॉर्टेंट था, तो शाम तक वापस से एक बार न्यूज़पेपर्स को एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो नहीं, उसको फिर नेक्स्ट डे भी दोस्तों यहाँ पर लगाया जाता है ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारा एक मेन पर्पज़ है एग्ज़ाम को क्रैक करना, ना कि इधर उधर की खबरें यहाँ पे बस खाली इकट्ठे करते चलना। तो दोस्तों सब कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर इन वीडियोज़ में मिलेगी, कुछ भी आपका छूट नहीं रहा होगा। स्पेशली जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में हमेशा से यहाँ पे आप देख पाओगे जो वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव से किए हैं। लेकिन पिछले कुछ समय पर प्रीलिम्स पे भी स्पेशल फोकस किया है। शॉर्ट न्यूज़, लॉन्ग न्यूज़, मेंस क्वेश्चन, हर एक चीज़ के ऊपर में डीपली फोकस किया गया है। तो फिर एक होलिस्टिक कवरेज आपका मिल जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल पे, फर्स्ट टाइम पर वीडियो में आए हैं, मेक श्योर करें चैनल के ऊपर में सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कल जब ये वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एक कोशिश की जा रही है अर्ली मॉर्निंग में आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएं। सुबह सुबह आपके करंट अफेयर एक कॉम्प्रहेंसिव वे में जब कवर होंगे तो आपको अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। बाकी एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में ही, थोड़ा सा आगे चल के, वो भी यहाँ पर जैसा आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में जो मैं लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, साथ ही साथ में वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस देता हूँ। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर कुछ नई चीज़ करने वाला हूँ, उसके बारे में जानकारी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। पहले लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं आज के थंबनेल वाले टॉपिक को। ये टॉपिक हमारे हर एक न्यूज़पेपर में कवर हो चुका है। आप चाहो तो सर्च कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, या आपके सामने द हिंदू का आर्टिकल ये दिख ही रहा है। अभी हमने देखा रिसेंटली अमेरिका के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर में भयंकर आग लगी और उस आग लगने की वजह से लगभग 24 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग हज़ारों लोगों को डिस्प्लेस किया जा चुका है। 70,000 से ज़्यादा परिवार को इधर से उधर भेजा गया है ताकि यहाँ पे उनकी जान बचाई जा सके। अभी तक का ये मैसिव फायर इंसिडेंट है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन पिछले कुछ समय पर यही उठ रहे थे कि इतनी भीषण आग को बुझाया कैसे जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी सारी जगह पे आग को कंट्रोल किया गया, लेकिन आग को कंट्रोल करा तो गया, आपने कुछ फोटोज़ वीडियोस देखे होंगे, कुछ गुलाबी गुलाबी कलर का पाउडर छिड़का गया है। तो ये जो पिंक पाउडर है ना, इसको यहाँ पे बोला जा रहा है पिंक फायर रिटार्डेंट। रिटार्डेंट क्या है? आग को बुझाने के लिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके के पिंक कलर का पाउडर छिड़क दिया गया, जिससे यहाँ पर ये आग बुझ गई है काफ़ी सारी जगहों पर। तो आखिरकार ये पिंक पाउडर है क्या, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप देख पाएंगे आपके बगल में ये न्यूज़ आर्टिकल पूरा लगा दिया है। अब कितनी कितनी चीज़ें बर्बाद हुई हैं, क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ है। वैसे तो इसका पर्टिकुलर डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि भाई यहाँ पर वाइल्ड फायर के पीछे के रीजंस क्या होते हैं, आगे सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। कवर कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, लगभग परसों के वीडियो में कवर क्या होगा एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। आज यहाँ पर एक नई चीज़ चर्चाओं में जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, और वो यहाँ पर है पिंक फायर रिटार्डेंट। ये पिंक कलर का पाउडर एग्जैक्टली होता क्या है और इसका वर्किंग कैसे होता है, चलिए समझते हैं। ये फोटो में आपको दिख रहा है, जितने भी ये वर्कर्स हैं वो अब यहाँ पर इसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने छिड़क दिया, फिर अब साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो छिड़कने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, आग जो है वो कंट्रोल में हुई। अच्छा, इस पिंक पाउडर में आखिरकार है क्या? तो दोस्तों ये केमिकल्स का अपने आप में बड़ा मिक्सचर है
और इसी मिक्सचर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पर भी आग फैल रही हो उस आग को बुझाना हो या उसको स्लो डाउन करना हो तो उस पर्सपेक्टिव में इस मिक्सचर का यूज़ होता है। और मैं आपको बता दूं अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के फायर रिटेंडेंट्स का इस्तेमाल होता है जगह जगह में। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग स्पेशली यूएस की, क्योंकि यूएस में भीषण आग लगी, उसी वजह से ये पिंक पाउडर चर्चाओं में आया है। तो जो दोस्तों यूएस के अंदर में ऐसे वाले पिंक पाउडर को एक नाम दिया गया है और कॉमन तरीके से इसको यहाँ पे जानते हैं हम लोग किस नाम से, फॉस्चेक के नाम से। ध्यान में रखिएगा, PHOSCHEK, ये इसका कॉमन नेम है और ये एक प्रकार का फायर रिटार्डेंट की ब्रांड है। अब होता क्या है, इस फॉस्चेक के अंदर में अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया गया है। अमोनियम फॉस्फेट से स्लरी बनाई गई है और ये जो अमोनियम फॉस्फेट है इसमें यहाँ पर हम कह सकते हैं सॉल्ट वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें सॉल्ट इस्तेमाल किया गया है और उसके अलावा अमोनियम पॉलीफॉस्फेट इस्तेमाल किया गया है। और इसकी वजह से क्या होता है ना, जब इसको छिड़क देते हैं तो ये जल्दी भाप बन के नहीं उड़ता, क्योंकि अगर जंगलों में आग लगी है और अगर आप पानी छिड़क रहे हैं तो पानी छिड़कने की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है, जल्दी जल्दी सूख जाता है। तो ये पानी की तरह जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, ये इसकी सबसे यूनिक फीचर है जिस वजह से यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको छिड़क देंगे तो लंबे समय तक ये क्या करेगा कि वहीं पर नमी बनाए रखेगा और इसकी वजह से क्या होगा, आग बुझ जाएगी। नहीं तो पानी छिड़कते हैं तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर उस गर्माहट से, उस आग की गर्मी से ये क्या होता, पानी सूख जाता, इवेपोरेट हो जाता, ठीक है, भाप बन के उड़ जाता। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर इसमें हम लोगों ने अमोनियम फॉस्फेट की स्लरी बना दी है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्ट इस्तेमाल किया है अमोनियम पॉलीफॉस्फेट का, तो आखिरकार जब ये अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट है, तो इसका पिंक कलर कहाँ से आया? तो दोस्तों जो कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है वो अलग से ऐड किया गया है, ठीक है, कलर अलग से ऐड किया गया है और अक्सर यहाँ पे पिंक कलर ही ऐड किया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर इसको छिड़का गया है। नहीं तो फिर लाल लाल कलर की नीचे आग जल रही है, पिंक कलर की हमने ये स्लरी छिड़क दी सब जगह पर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक अनुमान होता है कि हाँ इस एरिया में छिड़क दिया जा चुका है ना। तो पहचान होती है अच्छे से क्योंकि पिंक कलर ज़्यादा विजिबल होता है, समझ रहे हैं। फिर हम उन आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन एरियाज़ को जो ऑलरेडी ट्रीट किए जा चुके हैं। फायर लाइन क्रिएट की जा सकती है, ऐसे एक लाइन बनाई जा सकती है ताकि जो आग है वो एक ही जगह पे सीमित रहे, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है, प्रॉपर्टीज डैमेज को बचाया जा सकता है। ये सब इसके यहाँ पर बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन केवल बेनिफिट्स नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू। अगर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं तो दोस्तों इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं। नुकसान तो नहीं कह सकते लेकिन इसमें कुछ चिंताएं भी हैं। सबसे पहली चिंता है यहाँ पर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने उठाई है। इन्होंने ये चिंता व्यक्त की है कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में अगर इस पिंक फायर रिटार्डेंट का यूज़ कर लेते हैं तो ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, इतना आसान है भी नहीं। क्योंकि इसमें करना क्या होगा, आपने एक प्लेन का इस्तेमाल करना होता है जैसा आप फोटो में देख पा रहे होंगे, और इसी प्लेन से जहाँ पर भी आग लगी है उस एरिया में आपको ये स्लरी छिड़कनी होगी। अब जैसे यहाँ पर आप इसको स्प्रे करेंगे तो उसके लिए प्लेन का रिक्वायरमेंट है और ये इफेक्टिव इतना मेथड है भी नहीं, इसमें पैसा बहुत सारा लगता है। चलो कोई बात नहीं, पैसा लग भी गया, एक जगह पर हमने आग बुझा भी दी, तो भी क्या कोई इम्पैक्ट पड़ा? हाँ बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इस पिंक पाउडर की वजह से कई बार नदियों के अंदर में, कई बार स्ट्रीम्स के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है। बताए प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है? रीज़न यहाँ पर यह है कि इसी पर्टिकुलर इस पिंक पाउडर के अंदर में, जिसको हम लोग यहाँ पे यूएसए में फॉस्चेक के नाम से जानते हैं, इसमें बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स प्रेजेंट हैं। टॉक्सिक मेटल से लोडेड होता है। सबसे पहला मेटल है इसमें क्रोमियम, दूसरा है कैडमियम, और ये दोनों ही चीज़ों की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो इससे अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम, इवन एक इंसान को कैंसर हो सकता है, उसकी किडनी डैमेज हो सकती है, उसका लेवर डैमेज हो सकता है, या आपने नदी में इसको बहुत ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि आसपास जो भी चीज़ें जंगलों में नदियाँ वगैरह सब कुछ है, सभी जगह पे जाएगा जब इसको आप ऊपर से छिड़केंगे तो जो एक्वेटिक लाइफ है दोस्तों वो भी पूरी तरह से इसमें डैमेज हो जाएगी। इतना ही नहीं, एनवायरमेंट के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। 2009 से अभी तक अगर हम देखेंगे तो 8,50,000 जो पाउंड्स हैं इस प्रकार के केमिकल्स को एनवायरमेंट में रिलीज़ किया जा चुका है। इतने अमाउंट में यहाँ पर ये केमिकल्स हमने रिलीज़ किया है, तो इसका इम्पैक्ट डिजास्ट्रस हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर इसके कंसर्न्स के बारे में भी पता चल चुका है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था ये पिंक फायर रिटार्डेंट। नाउ अब एक्चुअली में है क्या कि आपका न्यूज़ आर्टिकल भी बगल में है, न्यूज़ आर्टिकल से निकालकर जो प्रॉपर नोट्स हैं वो भी आपको मिल गए हैं। क्या क्या इसमें मेन चीज़ें हैं वो पता चल गया है, इसमें कंसर्न्स क्या हैं वो पता चल गए हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना है एग्जाम में, आप रेडी हैं दोस्तों सॉल्व करने के लिए?
ऐसे ही हर एक आर्टिकल में आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर ये देखा, जो हमने पिंक फायर रिटार्डेंट के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम लोग एक और न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने वाले हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। ये आप देख पाओगे चर्चाओं में है, आर्टिकल आपके बगल में है। उसके बाद जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब इसमें यहाँ पे प्रेजेंट कर दी गई है। हर एक फ़ोटो को लगाया गया है ताकि जितना आराम से चीज़ें आप समझ पाओ, मतलब जितना आसानी से, वो हर एक कोशिश की गई है। कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है तो इसके नीचे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाया है, प्रीलिम्स का है, मेंस का क्वेश्चन लगा दिया गया है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। फिर एक और न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें आपके इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल भी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये द हिंदू का आर्टिकल है। सभी चीज़ें एक ही पीडीएफ में आपको कंपाइल करके दी जाती हैं और यही पीडीएफ दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है, याद रखना। और ये सब चीज़ें आपको पेड ग्रुप में मिलती हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, यानी कि 499 रुपये। और ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, प्लीज़ वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट की। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का। क्या बात हो रही है दोस्तों, चलिए सुनते हैं। यहाँ पर मैटर यह है कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनमें धीरे धीरे करके गुस्सा सा जाग रहा है। रीज़न यहाँ पर यह है कि इन डी नोटिफाइड ट्राइब्स के कम्युनिटी के लोगों ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट को बनाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, इनको ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, डिनाई कर दिया गया है। अब कास्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और स्पेशली ये तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं और परेशानियां झेली हैं। इन्होंने तो बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे नाम झेले हैं। अंग्रेज़ों के समय पर इस ट्राइबल कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था कि ये जो ट्राइब के लोग हैं ये पैदा ही यहाँ पर एज अ क्रिमिनल होते हैं, ऐसा यहाँ पे बोल दिया जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो टैग है क्रिमिनल ट्राइब का वो हटाया गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों आज भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स की पॉपुलेशन है भारत में। उसके अलावा नोमैडिक ट्राइब्स भी हैं और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी हैं। नोमैडिक सेमी नोमैडिक वो ट्राइब्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर ट्रैवल करते रहते हैं जीवन को व्यतीत करने के लिए। तो ये सभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग, इनमें से काफ़ी मात्रा में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेशन के अप्लाई किया, लेकिन बहुत सारे राज्यों में इनको ये सर्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। तो सर्टिफिकेशन नहीं मिला तो उसके पीछे का उससे नुकसान क्या होगा, उससे नुकसान ये होगा दोस्तों, सर्टिफिकेशन ना मिलने की वजह से इनको वो पर्टिकुलर जो बेनिफिट्स मिलने थे, जो शेड्यूल ट्राइब्स को मिल रहे हैं या ये नोटिफाइड ट्राइब्स को जो बेनिफिट्स मिलने थे वो बेनिफिट्स एग्जैक्टली मिल नहीं पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। आपको एक इनिशिएटिव का नाम तो ज़रूर याद होगा, सीड स्कीम, SEED। ये सीड स्कीम यहाँ पे गवर्नमेंट ने शुरू की थी। इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है, ऐसे ही यहाँ पर जो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स कम्युनिटी के लोग हैं इनका अपलिफ्टमेंट करना, इनको यहाँ पे दोस्तों ऊपर उठाना, क्योंकि बहुत पीछे रह चुके हैं ये। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम को लॉन्च किया। बड़े बड़े कमीशंस तैयार हुए, उन कमीशंस ने रिकमेंडेशन दिया है। एक है आइडेट कमीशन, अभी मैं आपको उस कमीशन के बारे में बताऊंगा। सीड स्कीम के बारे में बात हो रही है, सीड स्कीम के बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, अब ये ट्राइबल कम्युनिटी की संख्या किस लेवल पर है यहाँ पर ज़रा इसको भी समझते हैं, सुनिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इन लोगों में गुस्सा फूटा है बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे इनके साथ में हो रहा है, जिस वजह से यह आर्टिकल प्रेजेंट किया गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है, आखिरकार कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जो कि ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स, उसके अलावा नोमैडिक ट्राइब्स या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की कम्युनिटी के लोग फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कोई नए चैलेंजेस नहीं है, इतिहास से ही यहाँ पर इनके साथ में बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं। जैसे इन ट्राइबल कम्युनिटी को अंग्रेजों के समय पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत क्रिमिनल ट्राइब्स का टैग दे दिया गया। इनको लेबलिंग ऐसे कर दी गई, कोई बच्चा पैदा भी होता है यहाँ पर इस कम्युनिटी के अंदर में तो वो शुरू से ही क्रिमिनल है, शुरू से ही अपराधी है, उसको एज अ क्रिमिनल ट्राइब का टैग दिया हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये है यहाँ पर डी नोटिफाइड ट्राइब का एक इतिहास। लेकिन गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को देखा
कि कैसे सोसाइटी के अंदर में इनके प्रति कैसे भेदभाव हो रहा है। उसके बाद ये जो क्रिमिनल ट्राइब का टैग है इसको हटा दिया गया। देन उसके बाद में ये ट्राइबल कम्युनिटी डी नोटिफाइड ट्राइब के नाम से जानी जाने लगी 1952 के बाद से। लेकिन प्रॉब्लम यह है आज भी इनको बहुत सारी प्रकार की समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। उसके अलावा इसमें आपकी चाहे नोमैडिक ट्राइब्स हों चाहे डी नोटिफाइड ट्राइब्स हों, इनके पास में अपना खुद का ज़मीन नहीं है, कोई भी यहाँ पर होम ओनरशिप यानी खुद का घर वगैरह भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आज के समय पर इनकी संख्या किस लेवल पर है ज़रा ये देखिए। एक कमीशन है जिसका नाम है, हम आइडेट कमीशन के नाम से जानते हैं। 2017 में इस कमीशन को बनाया गया और इस कमीशन ने कुछ संख्या हमारे सामने प्रेजेंट की। इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 1526 डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नॉमेडिक ट्राइब्स एंड सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स प्रेजेंट हैं। और इसमें से यहाँ पर बोला गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी, ना ही वो शेड्यूल कास्ट, ना ही वो शेड्यूल ट्राइब, ना ही वो ओबीसी कैटेगरी में कवर करे गए। उनको कम से कम इन कैटेगरीज में कवर होना चाहिए था, बट वो कास्ट सर्टिफिकेट इनको नहीं मिल पाया है। क्योंकि अब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है तो इस सर्टिफिकेट ना होने की वजह से जो स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आ रही है इन अलग अलग कास्ट के लिए, वो स्कीम्स के फ़ायदे यहाँ पर इन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो वो फ़ायदे इनके तक पहुँचने चाहिए थे, ये बेसिकली यहाँ पर कहना है। तो इतिहास में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे इन्होंने फेस की हैं, उसके बाद कमीशंस बने जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें से सबसे पॉपुलर कमीशन आइडेट कमीशन हुआ। इस कमीशन के अपने आप में ढेरों रिकमेंडेशंस हैं। अब वो रिकमेंडेशन क्या है दोस्तों, इस बात को सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है। इस रिकमेंडेशन में आइडेट कमीशन ने बोला था कि एक परमानेंट कमीशन बनाया जाए। ये जो परमानेंट कमीशन होगा ये स्पेशली डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स एंड नॉमेडिक ट्राइब्स के ऊपर में काम करेगा। इनको एक अच्छा स्टेटस प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अलावा इस कमीशन ने दूसरी बात जो रखी कि भाई इनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाए जो इनके कल्याण के लिए काम करे। तीसरा, इन्होंने ये रिकमेंडेशन रखा कि एक डिटेल सर्वे तैयार किया जाए। जितने भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स कम्युनिटी के लोग हैं इनके परिवार का डिटेल सर्वे होना चाहिए, जहाँ पे एक सही मात्रा में पॉपुलेशन किस लेवल पर है उसके बारे में जानकारी हमारे पास में प्रेजेंट होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उसके अलावा इस कमीशन ने यह भी बोला इनके प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कोई भी यहाँ पर अत्याचार ना हो। अगर कोई अत्याचार होता है तो बेसिकली हमारे पास में जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाए। समझ रहे हैं, ये सब कुछ है। इसमें से बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी हैं ना ही जिनको एससी में कवर किया गया, ना ही एसटी में, ना ही ओबीसी में, तो कम से कम उनको ओबीसी तो कैटेगरी में कवर किया जा सकता है ना। ये बेसिकली यहाँ पर इस कमीशन का कहना है। ऐसा ना हो कि उनको कोई कास्ट का सर्टिफिकेशन ही ना दिया जाए ताकि कोई भी किसी प्रकार के बेनिफिट्स ना मिले उनको। इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, एक अलग से बोर्ड बना दिया गया जिसका नाम है DWBDNC। आगे भी इसकी चर्चा होगी तो मैं आपको बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या है, यहीं पे फुल फॉर्म पढ़ लेना। इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब, सेमी नॉमेडिक ट्राइब एंड नॉमेडिक ट्राइब्स। तो ये जो बोर्ड बनाया गया था वो भी इनके कल्याण के लिए बनाया गया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इस बोर्ड के अंदर में कोई भी फुल टाइम चेयरपर्सन ही नहीं है, तो कोई लीड करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो ये बोर्ड काम कैसे करेगा। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस है। समझ में आया कि परेशानियां कौन कौन सी हैं जो आज के समय पर ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ फेस कर रही हैं। इस वजह से इन्होंने गुस्सा प्रकट किया, जिस वजह से आर्टिकल आज सामने आया। और अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या होती हैं आखिरकार ये DNT, NT एंड SNT। वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, वही फुल फॉर्म है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। मैंने आपको इतिहास बता दिया, इनका इतिहास कैसे रहा। इंडियन गवर्नमेंट ने वो क्रिमिनल ट्राइब का अटैक इनके ऊपर से हटाया, लेकिन आज भी वो प्रॉब्लम जारी हैं। आज दोस्तों देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये इस कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। जो ये DNT है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर में वो कम्युनिटीज़ आ रही हैं जिसमें यहाँ पर कंजर, नाट, पारधी, सपेरा ये कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी नोमैडिक पॉपुलेशन अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। ऐसी पॉपुलेशन जो इधर से उधर घूमती रहती है अपने जीवन की मतलब सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए। इंडिया में 10% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो नोमैडिक ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड साथ ही साथ में डी नोटिफाइड ट्राइब्स की भी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस ट्राइब के अंदर में बहुत सारी छोटी छोटी और भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। लगभग 150 डी नोटिफाइड ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाती हैं। नोटिफाइड ट्राइब्स की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ में यहाँ पर ये फैले हुए हैं, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है।
इसी के लिए ढेरों कमीशंस आए, जिसमें से ऑडिट कमीशन सबसे पॉपुलर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेंस के अंदर में कई बार ये इनिशिएटिव ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इनके कल्याण के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें यहाँ पे सबसे पहला क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से अयंगर कमेटी आती है, जहाँ पे बोला गया है कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हटाया जाए। फिर उसके बाद देखोगे तो काका कलिलकर कमीशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम पहला ओबीसी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद बीपी मंडल कमीशन है 1980 का, जहाँ पे अगेन इस वाली समस्या को उठाया गया। फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर है रेंके कमीशन 2005 का। तो यहाँ सभी जगह पर इन डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोटिफाइड ट्राइब्स एंड साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स, इनकी प्रोटेक्शन के लिए ही बात हुई है। इसमें से जो सबसे पॉपुलर कमीशन है वो आइडेट कमीशन है। उसके हर एक प्रकार के रिकमेंडेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2014 में वो कमीशन बना था, जिसने यहाँ पे अपने रिकमेंडेशन दिए इन सभी के कल्याण के लिए। वो ऑलरेडी अभी दोस्तों आपको पता है ना, ये वाला जो फोटो है, हमने इस फोटो में इसको डिटेल से कवर किया था। आगे आते हैं। अब सुनिएगा, थोड़ा सा और बात है यहाँ पर, बस खाली एक पॉइंट और है, वो ये है कि सीड स्कीम क्या है। क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के उत्थान के लिए एक स्कीम को शुरू किया जिसका नाम है सीड स्कीम। सीड का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब, नोटिफाइड ट्राइब एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, सॉरी, नोटिफाइड बोला, नोमैडिक ट्राइब्स। तो ये पर्टिकुलर स्कीम है जहाँ पर इकोनॉमिकली इन सब कम्युनिटीज़ को ग्रो करने के ऊपर में एक स्पेशल फोकस किया गया। ये सीड स्कीम को फरवरी 2022 में लॉन्च किया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की साइड से, ताकि भाई अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, किसी इंसान को इकोनॉमिकली ग्रो कैसे किया जा सकता है, जब उसको एक अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाए, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। जब उसके पास में स्किल होगी, शिक्षा होगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो कुछ ना कुछ कर लेगा अच्छा लाइफ में। तो हमारा एम, मेन पर्पस सीड स्कीम का यही था कि जितने भी इस कम्युनिटी के लोग हैं उनको एग्ज़ाम कोचिंग के लिए सपोर्ट किया जाए, सिविल सर्विसेज के लिए सपोर्ट किया जाए, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एमबीए, ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस का सपोर्ट मिल जाए, लाइवलीहुड इनिशिएटिव मिल जाए, पैसों का सपोर्ट मिल जाए हाउसिंग के लिए। ये सब मेन पर्पस था हमारा सीड स्कीम के अंदर में, और ये पर्पस हमने पूरा भी किया दोस्तों। क्योंकि हमने ये टारगेट रखा, क्योंकि मैंने आपको बताया 2022 के अंदर में इस स्कीम को शुरू किया गया, तो आने वाले 5 साल में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये बोला गया था। और साथ ही साथ ये बोला गया था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 200 करोड़ रुपया इसके अंदर में खर्चा जाएगा। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस जो दिया जाएगा वो पीएम जन आरोग्य योजना के तहत दिया जाएगा। जो घर दिए जाएंगे वो आपके यहाँ पर NRLM, SRLM के तहत दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो हाउसिंग है, पीएम आवास योजना, उसके तहत भी घर देने की बात हुई है। ठीक है, ये लाइवलीहुड देने की बात हुई है अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से। तो ये सीड स्कीम का मेन पर्पस है कि इनको इकोनॉमिकली ग्रो करना। बाकी ऑडिट कमीशन डिस्कस कर ही चुके हैं। इंडिया ने कुछ और एफर्ट्स भी लगाए हैं, वो एफर्ट्स आपके सामने ये प्रेजेंट हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, यूपीएससी ने 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब इस वाले ने इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन ये था कि चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया जो है, इस चांगपा कम्युनिटी के रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि जो चांगपा कम्युनिटी है वो ज़्यादातर उत्तराखंड में रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, चांगपा कम्युनिटी जो है ये पश्मीना गोट्स को पालते हैं ताकि इनको एक अच्छा ऊन मिल सके। तीसरा, यहाँ पर चांगपा कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में कवर की गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 ओनली। पहला, ये उत्तराखंड में नहीं। बताओ मुझे वो कौन सा स्टेट है या कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें यहाँ पे चांगपा कम्युनिटी करंट समय पर रहती है। रिसेंट समय पर वो जो रीजन है वो काफ़ी चर्चाओं में था, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, बट दूसरा तीसरा सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप देखिए, यूपीएससी ने 2017 में यहाँ पर मेंस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। अब 2017 में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है? व्हाट आर द 2 मेजर लीगल इनिशिएटिव्स बाय द स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस अड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स। ये पूछ लिया गया कि बताइए वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार के थ्रू उठाए गए हैं देश की आज़ादी के बाद, ताकि शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट में जो हो रहा डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, उसको रोका जा सके। उसके बारे में बताना था 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे कितने इनिशिएटिव्स, बेसिकली मैंने आपको DNT, SNT, NT के बारे में बता दिए। ठीक है, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना मेंस में, ये इनिशिएटिव्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा एक अच्छा सा फोकस करके और एक अच्छा इनिशिएटिव का डेटा आपको तैयार करके प्रोवाइड करवा दिया है, पढ़ा भी दिया है मैंने आपको। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ।
एक खबर आपको ये देखने को मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा काम की न्यूज़ है। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लिंक कर पाएंगे, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे। आईआईटी रूरकी ने एक बैक्टीरियल एंजाइम का यूज़ किया है ताकि प्लास्टिक को एनवायरमेंट से ख़त्म किया जा सके। देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले एक बात सुनिएगा, मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। देखो हर एक फ़ोटो इसी पीडीएफ में मिल जाएगी कि कहाँ से क्या पढ़ना है। ये फ़ोटो जो आपको दिख रही है ना, यहाँ पे प्लास्टिक के लाइफस्टाइल को थोड़ा सा समझाया गया है। आज प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है और प्लास्टिक को रिसाइकिल कर पाना, उसको डिस्पोज कर पाना आज हमारे इतनी बस की बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज जो हम थैली इस्तेमाल कर लेते हैं प्लास्टिक की, इसको यूज़ तो कर लिया, यूज़ करने के बाद फेंक दिया। जैसे आप इसको थ्रो कर देते हैं, ये एनवायरमेंट में पड़ी हुई है, 20 साल तक ये कहीं नहीं जाएगी। समझ रहे हैं? कॉफ़ी का कप 30 ईयर्स तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये प्लास्टिक की लाइफ स्टाइल है, सॉरी लाइफ साइकिल है। जो ये पाइप होते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के स्ट्रॉ जिसको बोलते हैं, 200 साल तक एनवायरमेंट में पड़े रहेंगे और जहरीली गैसेस छोड़ते रहेंगे, जो हमारे लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। उसके अलावा प्लास्टिक रिंग्स 400 साल तक पड़ी रहेगी। जो टूथब्रश होता है दोस्तों, उसकी 500 ईयर 500 साल की लाइफ साइकिल है। कितनी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, बट यहाँ पर यह ब्रश ख़त्म नहीं होगा, है ना। डिस्पोजेबल डायपर, प्लास्टिक कप, कॉफ़ी कप, प्लास्टिक वाटर बॉटल, ये बड़ी समस्या है प्लास्टिक की। तो इस प्लास्टिक को यहाँ पे ख़त्म करना होगा और ख़त्म करने से अच्छा यहाँ पर उपाय क्या है? इसको डिग्रेड कर देना, एनवायरमेंट में ही यहाँ पर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना ताकि एनवायरमेंट पे नुकसान ना पहुँचे। ऐसा भी ना हो कि आप इसको जला रहे हैं बैठकर। अगर आप जलाते हैं तो इससे बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलेंगी जो और ख़तरनाक होंगी एक इंसान के लिए। या दफना दें ज़मीन के अंदर कुछ समय बाद, क्योंकि ख़त्म तो ये कहीं जाने वाला है नहीं, तो बहुत सारे प्रकार के क्या करेगा, ये जहरीले केमिकल्स को रिलीज़ करेगा। तो इसका सही उपयोग क्या हो सकता है? सही उपयोग यही है कि इसको इस तरीके से डिग्रेड किया जाए ताकि यहाँ पर हमारे एनवायरमेंट पे कोई नुकसान ना पहुँचे। उसी को देखते हुए आईआईटी रूरकी ने अभी यहाँ पर एक नया बैक्टीरिया एंजाइम तैयार किया है। एक बैक्टीरिया एंजाइम का इस्तेमाल किया ताकि इस प्लास्टिक को धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जाए और वही जो हमारे एनवायरमेंट में पानी है, कार्बन है, उसमें ही मिला दिया जाए ताकि पता भी ना चले कि हाँ ये प्लास्टिक था और कोई नुकसान ना पहुँचे। ये बहुत डिटेल्ड आर्टिकल कवर किया गया है। इस आर्टिकल में थोड़ी थोड़ी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है जो बहुत काम की है और लिखने लायक है, जिसको लिख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनेंगे। चलिए सबसे पहले न्यूज़ तो वैसे आपको पता चल चुकी है खबर क्या है, और थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आईआईटी रूरकी ने जो बैक्टीरियल एंजाइम का यूज़ किया है, वो कौन सा बैक्टीरियल एंजाइम है? मतलब एक बैक्टीरिया से एंजाइम निकाला गया है ताकि वो एंजाइम क्या करे, प्लास्टिक को गला दे। तो सर वो बैक्टीरिया कौन सा है जिसमें से एंजाइम को निकाला गया है? तो दोस्तों वो मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है सॉइल बैक्टीरियम, है ना। नाम सॉइल बैक्टीरियम है, साइंटिफिक नेम देखोगे तो उसका नाम है सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एंजाइम है, इस एंजाइम को हमने कहाँ से बनाया है? जो हमने एंजाइम तैयार किया है वो इसी बैक्टीरिया से तैयार किया है जिसका नाम है सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस। तो इसमें से मिल गया सर हमको एंजाइम, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसी एंजाइम का उपयोग करेंगे इस प्लास्टिक को गलाने में, इसको डिग्रेड करने में। ठीक है, अब कैसे करेंगे सुनिएगा। ये जो एंजाइम है ये काफ़ी एक्टिव होता है। हमने जैसे इस बैक्टीरिया से एंजाइम निकाला, लगभग 1 महीने तक ये ऐसे ही एक्टिव रहने वाला है। साथ ही साथ में ये क्या करता है, प्लास्टिक में, क्योंकि प्लास्टिक बनती कैसे सुनिएगा, जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो एक चीज़ से बनता है जिसका नाम है डाई इथाइल हेक्साइल थैलेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DEHP के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो हमारी प्लास्टिक्स होती हैं, मैं एक चार्ट बनाता हूँ। जो हमारी प्लास्टिक होती है वो किससे बनती है? DEHP से बनती है, सॉरी DEHP से बनती है। और DEHP क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, डाइल इथाइल हेक्साइल थैलेट। और इसी बेसिकली यहाँ पर जो चीज़, जिस चीज़ से मिलकर प्लास्टिक बनी है, इसे हमें ख़त्म करना है। और कैसे करना है, इसके लिए हमने क्या किया, सॉइल बैक्टीरिया का यूज़ किया। इस बैक्टीरिया में से हमने एक एंजाइम निकाल लिया। उस एंजाइम से हम क्या करेंगे, सीधा जिस चीज़ से प्लास्टिक बनी है, किस चीज़ से बनी है, इसी डाई इथाइल हेक्साइल थैलेट से बनी है। इसी कंपोनेंट को हम ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे, इसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगा। एनवायरमेंट में ये प्लास्टिक डिग्रेड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो डिग्रेडेशन का पूरा ये प्रोसेस क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस एंजाइम को हमने बैक्टीरिया से निकाला है, जिसकी वजह से इस DEHP को तोड़ा है, क्योंकि इसी से प्लास्टिक बनती है, तो ध्यान रखिए जो ये एंजाइम है ये DEHP को फर्दर 2 अलग अलग चीज़ों में तोड़ देता है।
जैसे एक आता है आपका मोनो 2 इथाइल हेक्साइल थैलेट और दूसरा है 2 इथाइल हेक्सेनल। तो ये एंजाइम क्या करता है, DEHP को दो छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देता है और ये धीरे धीरे करके इसी के माध्यम से प्लास्टिक को वो ख़त्म कर देता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या हो गया यहाँ पर किसका, एस्टरेज का। एस्टरेज वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एस्टरेज क्या है, यही एंजाइम का नाम है। ठीक है, तो एस्टरेज हो गया एंजाइम। ये मिला कहाँ से है, सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस से ये हमको मिला है। और इससे क्या किया जा रहा है, प्लास्टिक जिससे बनती है DEHP ये तोड़ देता है। DEHP को भी दो कंपोनेंट्स के अंदर में ये तोड़ता है। वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, मोनो और दूसरा यहाँ पर 2 इथाइल हेक्सेनल। बस इतना याद रखना है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यही है भाई, प्लास्टिक वेस्ट को गला दिया है ना, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जिससे यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। दूसरा अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेस हुई हैं और रिसर्चेस में ये भी पता चला है कि जो हमारी प्लास्टिक है ना, उसको हम एक और एंजाइम से तोड़ सकते हैं और वो एंजाइम भी हमें बैक्टीरिया से ही मिलता है। लेकिन अब की बार जो बैक्टीरिया का नाम है वो है कोमामोनास टेस्टोस्टेरोनी। तो इस बैक्टीरिया से भी एंजाइम निकाला जा सकता है और ये एंजाइम भी ऐसा ही रोल प्ले करता है। ये भी DEHP को धीरे धीरे करके तोड़ देता है। तो हमारे पास में दो प्रकार के एंजाइम्स हैं, ध्यान में रखना है। एक मिलता है सल्फोबैसिलस से, दूसरा मिलता है कोमामोनास से। ये दोनों बैक्टीरिया से मिलता है। अब इन दोनों बैक्टीरिया से एंजाइम मिला, उसका हमने प्लास्टिक पे यूज़ किया। अब वो क्या करेगा, इस प्लास्टिक को तोड़ देगा। इसमें DEHP जो है उसको इन दो भाग में तोड़ेगा, जिससे धीरे धीरे करके यहाँ पर उसको गला देगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह है इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा। अब दोस्तों जो प्लास्टिक्स होती हैं, आपको पता है ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकती है एक इंसान के लिए। और प्लास्टिक आज सब जगह पे, प्लास्टिक्स के सभी प्रोडक्ट्स हैं, बेबी के, चाहे वो टॉयज़ हो, चाहे पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो, शैम्पू, सोप, सब जगह पे प्लास्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। प्रॉब्लम यह है कि प्लास्टिक के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आज प्लास्टिक इंसानों के बॉडी तक जा चुकी है, शरीर तक जा चुकी है। ये एक बड़ी समस्या का कारण है। तो दोस्तों जब बात करते हैं प्लास्टिक्स की, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को तो डैमेज कर रहा है, उसके साथ साथ यही प्लास्टिसाइजर्स एक इंसान के बॉडी में जा रहा है। माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़े बॉडी में जा रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट्स डालते हैं एक इंसान के ऊपर में, समझ रहे हैं। तो इस वजह से इसको डील करना ज़रूरी है और डील करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है, इस प्रकार का ये एंजाइम वाला प्रोसेस जो अभी हमने कवर किया। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। अगली खबर भी बहुत काम की है, प्रीलिम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और आर्टिकल क्या बोलता है ज़रा सुनिएगा। आर्टिकल ये बोलता है, UN कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ये जो मैंने पूरा नाम लिया है, ये एक बॉडी के कमिटी का नाम लिया है। और वो बॉडी कौन सी है, वो है शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप कह सकते हैं UNCEBD। वही मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूनियन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस ऑफ फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ये इसका फुल फॉर्म है। कहोगे इतना लंबा चौड़ा नाम क्या कर रहे हैं हम इसको पढ़ के, रीज़न क्या है? रीज़न ये है, द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ है दोस्तों, और आर्टिकल ये बोलता है कि भारत ने इस कमेटी को ज्वाइन कर लिया है। तो कमेटी को ज्वाइन कर लिया है इंडिया ने। तो इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये टॉपिक होने वाला है सुपर इंपॉर्टेंट। तो पता तो होना चाहिए भाई, खबर क्या है ये पता चल गई। अब सुनिए ज़रा, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए UNCEBD के बारे में। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, इसको बनाया गया था साल 2014 में और सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर इसको हेड किया। क्वेश्चन ये है क्यों बनाया गया, ताकि जो बड़ा बड़ा डेटा होता है, जैसे हम बात करें ना, ये कमिटी ऑफ एक्सपर्ट, तो यानी एक्सपर्ट की कमेटी है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स शामिल हैं। लेकिन सर वो एक्सपर्ट्स मिलकर करेंगे क्या? ये सब एक्सपर्ट्स मिलकर जो बड़े बड़े डेटा हैं या डेटा साइंस है, उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करने का काम करना, उसको लेकर रिपोर्टिंग करना, उसकी मॉनिटरिंग करना। फॉर एग्जांपल आज हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। अब आपको पता है टोटल ऐसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो दुनिया अचीव करेगी। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने गोल सेट किए हैं कि भाई यहाँ पे गरीबी ख़त्म करना है ना, भुखमरी ख़त्म करना, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाना, अच्छा एजुकेशन देना। ऐसे टोटल 17 गोल्स हैं। तो इन गोल्स को लेकर किस तरीके का डेटा चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम इसी कमेटी ऑफ एक्सपर्ट का है। तो ये जो कमेटी है दोस्तों आपकी, ये कमेटी एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी है। और इस कमेटी की बैठक जो है, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक साल में 4 बार इनकी मीटिंग होती है, जहाँ पे ये मिलकर डिस्कशन करते हैं कि भैया क्या सिचुएशन चल रहा है, और साथ ही साथ में एक विजन सेट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कैसे दुनिया भर में जो प्रोग्राम्स हैं बड़े बड़े डेटा को लेकर या स्टैटिस्टिक्स को लेकर, उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है, डेटा का इस्तेमाल कैसे करना होता है। ये सब यहाँ पर इनका मेन पर्पज़ है। ठीक, तो बस खाली ध्यान रखिएगा, बेसिक सी चीज़ है। क्वेश्चन बन सकता है, ये बताइए इस मीटिंग, ये जो मीटिंग है, ये जो बॉडी है,
बेसिकली यहाँ पर ये किस प्रकार का काम करती है, या क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि हाल ही में किस देश ने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया है, तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। साल में 4 बार यहाँ पर इस कमेटी की बैठक होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए खैर जो भी है, यही कुछ डिटेल्स हैं, तो क्वेश्चन बने, आप रेडी हैं। और उसके बाद एक और टॉपिक है, ये भी हमारे हिंदू न्यूज़पेपर में भी है। किसी में आर्टिकल लगा पाया हूँ, किसी में आर्टिकल नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन ये हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, सोर्सेस मैं आपको बताता चल रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। अब आपको पता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको लेकर जो वेरियस एग्जामिनेशन होते हैं भारत के अंदर में, वहाँ सभी जगह पे क्वेश्चन बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं, आज भारत के बहुत सारे बीच, समझ रहे हैं, बीचेस जो यहाँ पर समुद्र के तट के किनारे बीच प्रेजेंट है ना। एक अच्छा व्यू लेने के लिए यहाँ पर लोग बीच पे जा रहे हैं। तो ये बीच कहाँ पे हैं? केरला, मुंबई, गुजरात, सभी जगह पे यहाँ पर ये बीच प्रेजेंट है, जो हमारे स्पेशली कोस्टल स्टेट्स है वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन बीच में कुछ बीचेस को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन केवल उन बीचेस को दिया जाता है जिस बीच में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है ना, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। वो क्राइटेरिया अगर कोई बीच फुलफिल कर रहा है तो उसको ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में रहने के पीछे का रीज़न आपके सामने ये न्यूज़ है दोस्तों। ये न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ क्या बोलती है, ज़रा इसको सुनिएगा। खबर में ये बोला जा रहा है, केरला के कुछ पॉपुलर बीच हैं। एक है यहाँ पर कप्पड़ बीच और दूसरा यहाँ पर है चाल बीच। कप्पड़ है कोझिकोडे में, चाल है कन्नूर में। इन दोनों ही बीचेस को रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। क्वेश्चन यह है, सर इन बीचेस को ये सर्टिफिकेशन देता कौन है? उसके लिए एक बॉडी है जिसका नाम है FEE, इसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये यहाँ पे सर्टिफिकेशन देता है। अब क्वेश्चन यह है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है फ्रांस में 1985 के अंदर में। धीरे धीरे नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसको दिया जाने लगा। दुनिया में जो पॉपुलर बीचेस हैं उनको यहाँ पर यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, केवल कुछ बीचेस को ही यहाँ पर ये इस प्रकार का सर्टिफिकेशन देता है। केवल उन बीचेस को जहाँ पे पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कूड़ा करकट नहीं है ज़्यादा, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, सेफ्टी है, ऐसे वेरियस सेक्शन से दोस्तों 33 क्राइटेरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर वो सब चीज़ें फुलफिल हो पा रही हैं तो यहाँ पर उस बीच को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन बन जाए आपसे, ये सर्टिफिकेशन कौन देता है? तो डेनमार्क बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। यही यहाँ पर इस प्रकार से ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन देता है। आज भारत में कौन कौन से बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है? तो दोस्तों ये बीचेस की पूरी लिस्ट है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में बीचेस थे वो 2020 में थे, जब एक साथ लगभग ढेर सारे बीचेस को यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन दिया गया। इनके नाम नीचे प्रेजेंट हैं। तो गिनती करोगे तो टोटल आपको 13 बीचेस ऐसे नजर आएंगे जिसको करंट समय पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। 2025 में ये 2 बीच लेटेस्ट हो चुके हैं, इससे पहले 2022 में और उससे पहले 2020 में यहाँ पर इन बीचेस को ये टैग मिला। ये उनके नाम वगैरह प्रेजेंट हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। अगली खबर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम की है, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रेजेंट है, ये आप देख पाएंगे। न्यूज़ आर्टिकल भी मैंने आपके सामने लगा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको लेकर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। पिछले कुछ टाइम में ऑर्गन डोनेशन का कॉन्सेप्ट लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है? एक खबर आई है, आपको ये हेडिंग में दिख ही रही होगी। खबर यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टाफ है, वो अगर अपना कोई अंग डोनेट करना चाहता है। आपको पता है ऑर्गन डोनेशन की जब बात आती है तो उसमें इंडिया बहुत पीछे है ना, क्योंकि आज भारत में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको किडनी की ज़रूरत है या दूसरे और प्रकार के ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अंग दान करने वाले कम हैं। अब जिनको चाहिए, जिनको ज़रूरत है, उनकी संख्या बहुत है। समझ रहे हैं? तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर में एक चीज़ को लेकर काम किया गया है। बोला यह गया है कि मान लो केंद्र सरकार में काम करने वाला कोई कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है, वो डिसाइड करता है कि मुझे अंगदान करना है, तो अगर वो ऑर्गन डोनेट करेगा तो उसको 42 दिन का 42 डेज़ का स्पेशल लीव दिया जाएगा। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट आया है, 42 डेज़ का स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाएगा ऑर्गन डोनेशन की वजह से, गवर्नमेंट की साइड से। ये बात रिसेंटली अनाउंस कर दी गई, जिस वजह से नोटो चर्चाओं में आ चुका है। नोटो क्यों? क्योंकि ये जो लीव है दोस्तों, ये अनाउंसमेंट नोटो की साइट से ही किया गया है। सर ये नोटो क्या है? यह है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में जो अंग दान किया जाता है, फिर वही अंग दूसरे के शरीर में जब लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट करना,
इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फुलफिल करने के लिए दोस्तों इस बॉडी की ज़रूरत होती है। ये बॉडी की वेबसाइट है, यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो भारत में ऑर्गन डोनेशन का पूरा मामला ये नोटो हैंडल करता है। आज हमारे देश के स्तर पे काम करने वाली बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। और ध्यान में रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम क्या है? मेन काम है भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को अच्छी तरीके से करना। ये जो नोटो है एक अच्छी तरीके से बनाई हुई बॉडी है, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गन को खरीदा भी जाता है, भारत में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है ना। और सारी की सारी जो डिटेल्स है, रजिस्ट्री डिटेल्स, वो बनाई जाती हैं। तो सारी डिटेल्स कि भारत में किसने कौन सा अंग दान किया है, किसको किया है, रजिस्ट्री जिनकी डोनर में जिसमें जिसमें मतलब डोनर है, डोनेट करने वाला, रेसिपिएंट जिसने यहाँ पर वो अंग को रिसीव किया है, इन सभी लोगों का जो यहाँ पर डेटा है, इन सभी लोगों की जो यहाँ पर पर्टिकुलर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की जाती है, एक रजिस्ट्री तैयार की जाती है। वो रजिस्ट्री भी दोस्तों आज नोटो ही मेंटेन करता है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो बॉडी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं नोटो, इसके भी दो इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं, दो अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस हैं। पहला यहाँ पर इसमें है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल स्टोरेज नेटवर्क, दूसरा यहाँ पर है नेशनल बायो मटेरियल सेंटर, जिसको हम नेशनल टिश्यू बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे बात आती है ऑर्गन्स डोनेट करने की, तो दोस्तों यहाँ पर शरीर से अंग तो दान किए जाते हैं, साथ ही साथ में जो टिश्यूज़ हैं उसको भी यहाँ पे डोनेट किया जाता है। अब जैसे ऑर्गन्स आप कौन कौन से डोनेट कर सकते हैं? हार्ट, अब ऑब्वियस सी बात है हार्ट किसी जीवित व्यक्ति में से तो डोनेट किया नहीं जाएगा। जो डिसीज यानी कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो तो उसके फैमिली वाले के अप्रूवल के माध्यम से यहाँ पे उसका हार्ट को डोनेट किया जा सकता है ना। लंग्स, लिवर, किडनी, अब किडनी यहाँ पर आप कह सकते हैं एक जीवित व्यक्ति भी डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हार्ट जैसी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर एक ऑब्वियस सी बात है, जिस इंसान की जान जाएगी वही यहाँ पर डोनेट करेगा। इसमें आपका डोनेट पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब डोनेट की जा सकती हैं। ये बात आती है जब अंगदान की बात होती है। टिश्यू की बात होगी तो उसमें कॉर्निया, टेंडन, वॉल्व्स, वीन्स, स्किन, बोन्स, ये सब आपके टिश्यूज़ हैं जिसको यहाँ पर डोनेट किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो ये है यहाँ पर डोनेशन का पूरा प्रोसेस। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क वगैरह कर लेना। एक और डिजीज़ चर्चाओं में है, जब भी डिजीज़ चर्चाओं में होती है तो जीएस पेपर नंबर 2 मतलब हमारा जो डिजीज़ वाला सेक्शन है वहाँ से आप इसको लिंक कर पाएंगे। मामला क्या है सुनिएगा। एक बीमारी चर्चाओं में है और ये बीमारी हमारी खाल से रिलेटेड है। स्किन के ऊपर में एक इन्फेक्शन हो जाता है, ये कुछ फोटो आप देख पाओगे, इस तरीके का स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, भयानक तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है। ये तो एक ऐसा फोटो है जिससे डिस्टर्ब नहीं होगे, अदरवाइज सर्च करोगे तो और ज़्यादा डिस्टर्बिंग फोटोज़ आपके सामने आएंगी। तो सर इस बीमारी का नाम है ट्राइकोपाइथन इंडोटेनई, बार बार बोल रहा हूँ इंडोटेनई। ये जो वर्ड है ना इंडो, ये लिया गया है इंडिया से, आगे एनई ये बेसिकली नेपाल से ले लिया गया है। तो यहाँ पे बीमारी का नाम एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर रख दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कोई बीमारी किसी देश में अगर बहुत मतलब सबसे पहली बार किसी देश में इन्फेक्शन पाया जाता है तो उस देश के ऊपर नाम रख दिया जाता है। मार्बर्ग वायरस, जर्मनी में मार्बर्ग नाम की जगह है जहाँ पे सबसे पहली बार वायरस पाया गया, नाम रख दिया गया मार्बर्ग वायरस। उसी तरीके से ये भी दोस्तों यहाँ पर एक इन्फेक्शन है जिसका नाम है ट्राइकोपाइथन इंडोटेनई। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन पहली बार भारत में ओरिजिन हुआ, इस वजह से इंडोटेनई रख दिया गया। तो यहाँ पर इंडिया का नाम आ रहा है। क्या हमें अच्छा लगेगा कि किसी बीमारी का नाम भारत पे रख दिया जाए? नहीं। तो वही तो आर्टिकल है। आर्टिकल यही है कि 14 अलग अलग देशों से डॉक्टर्स इकट्ठे हो चुके हैं और उन्होंने मांग की है कि भाई भारत का जो नाम आप इस्तेमाल कर रहे हो इस इन्फेक्शन में, ज़रा नाम हटाओ, ये इसको चेंज करने की मांग की है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इंडिया है, जर्मनी है, बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पर इसको ऑब्जेक्टिफाई किया है, स्पेशली वो देश जिनके देश के नाम पे कहीं ना किसी बीमारी का नाम है, वो देश सब इकट्ठे हो चुके हैं कि भाई ये जो तरीका है कि भाई जिस देश के अंदर कोई बीमारी अगर आई है, मान लो सबसे पहला केस वहीं पे ही आया है, लेकिन आप उसी देश का नाम रख दोगे उस बीमारी पे, तो ये तो कहीं ना कहीं उस कंट्री को डिसरिस्पेक्ट करना हो गया ना। तो ये नाम हटाना चाहिए, ये बेसिकली मांग है जिस वजह से चर्चाओं में है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस इन्फेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताऊं 40 से ज़्यादा देशों में दोस्तों यहाँ पर ये इन्फेक्शन आज भी बरकरार है, काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। ये एक फंगल पाइथोजन है और फंगल पैथोजन स्पेशली, जिसकी वजह से क्या होता है खाल के ऊपर आपका स्किन इन्फेक्शन फैलता है।
ठीक है। अब फंगल यानी फंगस से फैलता है। जैसे आपका एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया से होता है, फिर होता है वायरल इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से होता है। वैसे ही फंगस से होने वाला इन्फेक्शन आपका फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है। इंडिया के ऊपर नाम रख दिया गया क्योंकि 2020 में एक केस आया था, तो जापान का एक ग्रुप था जिसने ये नाम रख दिया भारत और नेपाल के ऊपर में मिलाकर, जिसका नाम आगे इंडोटेनाई करके रख दिया गया। समझ रहे हैं? तो भले यहाँ पर नाम कुछ भी हो, लेकिन ये फंगस आज 40 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है और ये खतरनाक इन्फेक्शन है। ऐसा इन्फेक्शन जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिससे बॉडी में कई सारी जगह पर सूजन हो जाती है, खुजली होने लगती है। ऐसा यहाँ पर दोस्तों फेस हो सकता है या पूरी बॉडी हो सकती है। और ये फंगस इन्फेक्शन किसी भी उम्र के पेशेंट को हो सकता है। किसी भी उम्र, कोई भी जेंडर हो, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी एज हो, सभी को यहाँ पर इन्फेक्ट कर सकता है। पता है प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर यह है कि डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट के माध्यम से ये बीमारी फैल जाती है। जिस इंसान को ये पर्टिकुलर बीमारी आपको दिख रही है, ये बीमारी अगर है और वो किसी नॉर्मल इंसान के कांटेक्ट में आता है तो इससे भी बीमारी फैल सकती है। या फिर ये व्यक्ति मान लो अपनी तौलिया इस्तेमाल कर रहा है या इसके कपड़े कोई यहाँ पर दूसरा व्यक्ति पहन लेता है तो ये बीमारी भी दोस्तों इस तरीके से फैल सकती है। ये इसके ट्रांसमिशन के पीछे का प्रोसीजर है। और आज इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है जैसे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप एंटी फंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में बहुत सारे एंटी फंगल एजेंट प्रेजेंट है, बट प्रॉब्लम यह है कि कोई हर एक एंटी फंगल एजेंट सब बेकार है इसके सामने, इस बीमारी के सामने। बीमारी इतनी खतरनाक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है ट्राइकोफाइथन एंडोटेनाई, जो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। रीज़न वगैरह सब कुछ बता ही चुका हूँ। चलिए अब आते हैं अगली एक और इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है हट्टी ट्राइब्स के बारे में। ये ट्राइब दोस्तों रिसेंटली भी चर्चाओं में है। मैं आपको बताऊँ, इसको लेकर भी क्वेश्चंस बन चुके हैं। अब आपको पता है ट्राइब्स एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, लेकिन पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे हम ये कवर कर क्यों रहे हैं, इस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में क्यों बात की जा रही है। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि इस कम्युनिटी की साइड से एक बड़ा त्यौहार रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है जिसका नाम है बोडा त्योहार फेस्टिवल। ये अभी तक का सबसे बड़ा एनुअल सेलिब्रेशन है, स्पेशली हत्ती ट्राइब की साइड से। और ये जो सेलिब्रेशन दोस्तों ये आज के समय पर हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी रीजन में हो रहा है, जहाँ पे लोग इस तरीके से डांस वगैरह करते हैं। ये आप लोग देख पाओगे, हत्ती ट्राइब के कम्युनिटी के लोग हैं। तो हत्ती ट्राइब चर्चाओं में है, ज़रा डिस्कस करते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय पर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर। शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस की यहाँ पर ये लोग मांग भी कर रहे थे। तो हत्ती ट्राइब एक क्लोज नेट कम्युनिटी है और इनका जो सबसे पहला ऑक्यूपेशन है यानी काम करने का तरीका, तो ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, घर में उगी हुई जो सब्जियां हैं या घर में उगी हुई जो भी फसलें हैं, सब्जियां हैं, मीट है या ऊन है, उसको यहाँ पर ये बेचते हैं। और उनको यहाँ पर ये बेचा करते थे छोटे से मार्केट में, और उसी मार्केट को हम हाट बोलते थे। वहीं से यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर लिया गया हत्ती ट्राइब। समझ रहे हैं? तो हाट से यहाँ पर ये वर्ड आया हत्ती ट्राइब। और मैं आपको बता दूं इस ट्राइब के अंदर में दो अलग अलग वंश हैं, दो अलग अलग कह सकते हैं क्लैंस प्रेजेंट हैं। ठीक है। और ये दोनों के दोनों यहाँ पर जो क्लैंस हैं वो अलग अलग जगह में फैले हुए हैं। ये वो पर्टिकुलर मैप है, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, दोनों की बाउंड्री लगती है बीच में। यही यहाँ पर दोस्तों ट्रांसगिरी वाला रीजन है। यहाँ पर एक नदी है टोन, दूसरी है गिरी। ये दोनों नदियाँ आकर यमुना में मिलती हैं, तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं ये दोनों नदियाँ। इस नदी के पास में सिरमौर नाम की जगह है, संगड़ नाम की जगह, संग्रह नाम की जगह है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं और ये वो प्लेसेस है जहाँ पर हट्टी ट्राइब कम्युनिटी के लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनके दो अलग अलग वंश नज़र आते हैं और दोनों वंश के में जो ट्रेडिशंस वगैरह बिल्कुल सिमिलर हैं। इन दोनों वंश में आपस में शादियाँ वगैरह भी हो जाती हैं, है ना, ये सब चीज़ें कॉमन है। इस कम्युनिटी को पूरी तरह से गवर्न करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया है और उस काउंसिल को यहाँ पे बोला जाता है खुम्बली। तो खुम्बली नाम का यहाँ पर एक काउंसिल है और यही काउंसिल डिसाइड करता है इस कम्युनिटी के हर एक मैटर्स को कि किस तरीके से चीज़ों को डील करना है। तो हत्ती ट्राइब के जो यहाँ पे लोग आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं, ध्यान में रखिए, गिरी और टोन नदी, इन दोनों के बेसिन यानी इन दोनों नदियों के किनारे यहाँ पर इस कम्युनिटी के लोग आपको नजर आएंगे। और हत्ती मैन जो है ये वाइट कलर का हेडगियर पहनते हैं, इस तरीके की यहाँ पे टोपी वगैरह भी इनके थ्रू पहनी जाती है। ठीक है, ये बात हो गई इनके ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। अब इनकी इकॉनमी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये जो कम्युनिटी है वो कमाते खाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जब बात आती है इकॉनमी की, तो ये जो पॉपुलेशन है ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर में रिलाई करती है, ज़्यादातर खेती बाड़ी से कमा के खाते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप्स को उगाते हैं जिससे यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। कमर्शियल क्रॉप्स को उगाते हैं। उसके अलावा कह सकते हैं कि आज बहुत सारे रीजन है, किन्नौर है, लाहौल है, स्पीति है,
यहाँ पे टूरिज़्म रहता है, सीजनल टूरिज़्म, उसकी वजह से कई बार यहाँ पर इनको फ़ायदा होता है, इनके लिए एक इनकम जनरेट होती है। फिर मैं आपको बता दूं, इस ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर एक रिपोर्ट आती है 2011 में जो जनगणना हुई थी। 2011 के जनगणना के आधार पे बताया जाता है हत्ती कम्युनिटी की जो संख्या है, इनका जो नंबर है वो लगभग 2.5 लाख के आसपास है ना। तो 2.5 लाख के आसपास इनकी जो पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट है, जो एस्टिमेटेड लगभग अभी के समय पर 3 लाख के आसपास हो गई होगी। फिर बोला यह जाता है साल 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने शेड्यूल ट्राइब स्टेटस यहां पर इस कम्युनिटी को दिया है, वो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर में, जो चर्चाओं में था अभी कुछ समय पहले। तो पता होना चाहिए इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस भी दिया जा चुका है, जिसको लेकर ये लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहे थे। तो ये दोस्तों यहाँ पर बात हो गई हमारे हत्ती ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली खबर बहुत ही काम की है, इवन यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर पेज पर प्रेजेंट है, जहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है व्हाट ड्राफ्ट रूल्स ऑन वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट सेज व्हाट वाइस स्टेट्स आर अपसेट। मामला क्या है जरा सुनिएगा। आज ना बहुत सारी राज्य सरकार गुस्सा है केंद्र सरकार से, लेकिन किस चीज को लेकर? वो है वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को लेकर। अब ये वाइस चांसलर, अब ये कौन होता है यार? देखो ये होता है यूनिवर्सिटीज़ के। आपको पता है जब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो 3 प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ आज हमारे देश में प्रेजेंट हैं। एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो केंद्र सरकार के अंडर में आ रही है, एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी जो राज्य सरकारों के अंडर में आती है, और एक होती है दोस्तों आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो प्राइवेटली ओन थ्रू की जाती हैं। अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, अगेन इसमें यहाँ पर एक होते हैं विजिटर, ठीक है। विजिटर बेसिकली यहाँ पर कौन होता है? मेन होते हैं प्रेसिडेंट ही यहाँ पर इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर होते हैं। विजिटर मतलब ज़्यादातर चीज़ें प्रेसिडेंट के हिसाब से चलती हैं। बाकी इसमें चांसलर बना दिया जाता है, लेकिन वो नाम का चांसलर होता है, क्योंकि चांसलर वाला काम यहाँ पे प्रेसिडेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक होते हैं वाइस चांसलर। हम यहाँ पे स्पेशली वाइस चांसलर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको केवल और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो समझाया है। स्टेट यूनिवर्सिटी में भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में भी अगर आप देखोगे तो एक होते हैं यहाँ पर इसके चांसलर, ठीक है। अब वो जो चांसलर होगा वो यहाँ पर मेन हमारे गवर्नर होते हैं। राज्य में गवर्नर होता है ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पद में प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट पे गवर्नर होता है। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं गवर्नर, और इसी गवर्नर को जिम्मेदारी दी गई है कि भैया वो वाइस चांसलर को भी अपॉइंट करेगा। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर भी होता है, वाइस चांसलर भी होता है। चांसलर होता है गवर्नर, गवर्नर ही क्या करता है? वाइस चांसलर को भी सेलेक्ट करता है। तो ये स्टेट की बात हो गई, है ना। और वैसे यहाँ पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उसमें भी ऐसे सेक्शन चलता है यूजीसी के हिसाब से। तो आप ये देख पा रहे हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के अंदर में आती है, तो यहाँ पे राज्य सरकार के हिसाब से काम चलना था, या राज्य सरकार के सीएम को ये पावर दे देते, है ना। चीफ मिनिस्टर को ये पावर देते हैं कि चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि भाई यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में, इनकी यूनिवर्सिटी में कौन चांसलर वाइस चांसलर बनेगा। ये बेसिकली राज्य सरकारों का कहना है कि सर हमारे पास में ये पावर नहीं है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उसमें मेन यहाँ पर जो चांसलर है वो खुद गवर्नर है, और गवर्नर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बैठाते हैं। आपको पता है गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है स्टेट में, समझ रहे हैं। और यही गवर्नर ही क्या करेगा? वाइस चांसलर को भी अपॉइंट करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी गवर्नर के हिसाब से काम करेगा। तो भाई यहाँ पर जो सरकार बनी हुई है वो तो बिल्कुल अलग है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दबदबा है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, दोनों ही जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा है, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से पूरी यूनिवर्सिटी चलनी है। तो ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि सर ये सही नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है। फेडरलिज्म की जब बात होती है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे फेडरलिज्म की धज्जियाँ उड़ रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर्स ले रही है, ऐसा कहना है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का। क्या सभी राज्य सरकार ये बात उठा रही हैं? नहीं, केवल 4 राज्य सरकारें हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर केरला है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, एंड देन महाराष्ट्र है, 5वां तमिलनाडु भी है। तो ये कुछ 5 स्टेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि आज अपसेट हैं गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से। लेकिन एक मिनट, ये डिसीजन किस डिसीजन की वजह से? डिसीजन ये हुआ दोस्तों एक्चुअली में इसी साल की शुरुआत हो चुकी है, तो एक नया ड्राफ्ट लेकर आया गया, एक नया लॉ जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया।
अब वो नाम जो है वो बहुत लंबा चौड़ा है। नाम ये है यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2025। अरे बाप रे। तो बेसिकली यहाँ पर ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया। इस ड्राफ्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है ना वाइस चांसलर का, ध्यान रखना, उसके अपॉइंटमेंट को यहाँ पर पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि भैया इसमें राज्य सरकारों का कोई हक नहीं है। फेडरलिज्म कहाँ गया, जो मैंने पूरा मामला आपको समझा दिया। तो अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन सकता है कि सर वाइस चांसलर अपॉइंट होते कैसे हैं, ज़रा सुनिएगा। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना प्रीलिम्स में तो ऐसे ही तो बनेगा, यहीं से बनेगा, आपको पता होना चाहिए। तीनों स्ट्रक्चर वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि हाँ भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। सुनिएगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसको गवर्न किया जाता है पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से, पार्लियामेंट एक्ट के माध्यम से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके विजिटर होते हैं, वो विजिटर की तरह काम करते हैं। और उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिर एक वाइस चांसलर होता है। तो वाइस चांसलर ऐसे अपॉइंट नहीं होता है, वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के थ्रू यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाता है। उसी प्रकार की सेम प्रक्रिया स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में होती है। राज्य सरकारों के अंडर में आने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके स्पेसिफिक लॉज के हिसाब से होती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है मेन गवर्नर, उस राज्य सरकार का गवर्नर, ठीक है। और उसी गवर्नर की मेन जिम्मेदारी है कि एक कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे वो वाइस चांसलर यानी स्टेट यूनिवर्सिटी के ही वाइस चांसलर को भी अपॉइंट करे। समझ रहे हैं? तो वही मामला यहाँ पर उठाया जा रहा है कि भैया सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में ले रही है। इससे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है अपने पर्टिकुलर स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में अपना एक नियम अपने हिसाब से चलना, वो यहाँ पर ये नहीं कर पा रहे हैं। यही बात केरला बोलता है, यही बात वेस्ट बंगाल बोलता है। इवन केरला में दोस्तों इसको लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 2021 में बड़े मात्रा में शुरू हुआ, जब केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान इन्होंने यहाँ पर वाइस चांसलर का रीअपॉइंटमेंट किया। मतलब काफ़ी सारे राज्य सरकार ऐसी हैं दोस्तों जो कोशिश कर रही हैं कि भाई गवर्नर का किस्सा ही ख़त्म कर दिया जाए यूनिवर्सिटी से, गवर्नर को चांसलर बनाया ही ना जाए। यही कोशिश तमिलनाडु की सरकार कर चुकी है, डीएमके गवर्नमेंट। उनका कहना है भैया सीएम को ये काम सौंप दो, सीएम कर लेगा अपने हिसाब से। तो ये मामला इस वजह से चल रहा है। तो आखिरकार अपसेट कहाँ पे हैं, कंसर्न्स कहाँ पे हैं, चिंताएं कहाँ पर हैं? चिंताएं बेसिकली फेडरलिज्म को लेकर है कि भाई जो स्टेट की पावर है आप स्टेट की पावर छीन रहे हैं। स्टेट इसी बात पे तो आर्ग्यू कर रहे हैं कि आप थोड़ी बहुत पावर गवर्नर को दे रहे हैं और गवर्नर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैठाया है, तो पावर्स रही कहाँ हमारे पास में। इससे फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। केरला के सीएम हो चाहे वो पिनरी विजयन हो, तमिलनाडु के सीएम चाहे वो एमके स्टालिन हो, ये पिनरी विजयन बोलते हैं ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है। अगेन एमके स्टालिन भी बोलते हैं कि भैया ये डायरेक्ट अटैक है फेडरलिज्म पे गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पर ये अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी पिंक फायर रिटार्डेंट के बारे में ऑलरेडी जो डिस्कशन है दोस्तों वो यहाँ पे हम कर ही चुके हैं। तो ये है आज का हमारा सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। नाउ एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पे और करना चाहता हूँ, अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बात क्या है, मैं आपको हमेशा पिछले कुछ दिनों से क्वेश्चन दे रहा था वीडियो के लास्ट में कि सर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, लेकिन क्वेश्चन देने की वजह से दोस्तों यहाँ पे वीडियोस थोड़े से ज़्यादा लेंथी हो जा रहे थे, 10 to 15 मिनट्स वो क्वेश्चन खा जा रहा था, जैसे आपने देखा होगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग के कुछ रिकमेंडेशन थे, सर वीडियो थोड़ा लेंथी लग रहा है और आपको समय भी एक्स्ट्रा लग जा रहा है, तो इससे अच्छा ये नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन का वीडियो अलग से अपलोड हो जाए, क्योंकि हम एक साथ पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर हाथों हाथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें तो इसके बारे में पता ही है ना, तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा या ज़्यादा मतलब नहीं निकल रहा क्वेश्चन का। ऐसे कमेंट्स ढेरों आए, पहले दिन पे लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन, मज़ा आया लोगों को, दूसरे दिन पे आया, लेकिन फिर उसके बाद कमेंट्स की संख्या ऐसे बढ़ गई। हो सकता है उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया हो, तो जब कमेंट्स आने लगे, पर्सनल मैसेजेस आने लगे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर में कुछ बातें की जाएँ। तो क्या हम ऐसा कर लें कि जो क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करवा रहा था, वो सभी क्वेश्चंस का एक सीरीज़ अलग से शुरू कर लें। मान लो जैसे आज ये मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल गया, अब इस वीडियो के आधार पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका टेस्ट वो भी तो होना चाहिए, वो शाम को मैं 5 बजे 4 बजे के आसपास इस प्रकार का वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाए, तब आप उसका टेस्ट भी लगा लें। इससे क्या होगा, जो आपने सुबह पढ़ लिया शाम को रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। ये भी एक बेस्ट तरीका है। लोगों का ये रिकमेंडेशन है, मैं उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ,
है ना, कि सुबह आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, शाम को रिवीजन हो गया, वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में। उसका डेटा आपके पास में इकट्ठा हो गया कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो समझ में आ गया। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी तो वो भी कवर कर देंगे, एक आध इधर उधर से हो जाएंगी तो। बाकी अपने आप बता सकते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि पहले भी हम इस प्रकार के 2 वीडियोस चलाया करते थे, बट आप लोगों के डिसीजन जैसे होंगे उसके हिसाब से चलेंगे। इस वजह से मैंने आज क्वेश्चन लगाए भी नहीं है कि पूछा, या एक बार ट्राई करके देख लें थोड़े दिन, या इस वाले वीडियो के क्वेश्चन मैं आपको शाम को अपलोड करके दूँ। चलिए जैसा भी होगा बताइएगा, उसके हिसाब से मैं भी कुछ करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही है। इवन आज हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश ही नहीं हुआ है। हाँ, पोंगल की वजह से आज अखबार पब्लिश नहीं हुआ है, बट क्योंकि हमें पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, आपको पता है वीडियोस अपलोड होते हैं, चाहे कैसा भी सिनेरियो क्यों ना हो, तो आपको वीडियोस मिलते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल टॉप पर है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।